हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मोड लेटर। और लेक्चर नंबर 1.21 में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के अंदर ये लेक्चर डील करेंगे। इसमें हम लोग गॉस थ्योरम और प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और उसके साथ एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, सॉलिड एंगल, जिसका यूज़ हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक थ्योरम दिया था, जिसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे जो पहले से पढ़े हुए फॉर्मूला थे और कैलकुलेशन थे उसको काफ़ी इजी कर लिया गया। तो सबसे पहले इस थ्योरम को समझने की कोशिश करें कि क्या उन्होंने थ्योरम दिया था एग्जैक्टली। थ्योरम आपके स्क्रीन के ऊपर है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस in free space is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. ओवरऑल बेसिक जो इस थ्योरम का या इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज है, उस सिस्टम ऑफ चार्ज के अगर सराउंडिंग में एक हम लोग क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, जिसका कि मतलब एक्चुअली में वो सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग उसको एक एज्यूम करेंगे एक क्लोज सरफेस को, जिसको हम लोग बेसिकली गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा जितने भी चार्ज उसके अंदर हैं, उसको हम लोग 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर से इस डेफिनेशन को, स्टेटमेंट को फिर से एक बार देखते हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेसिकली सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इसका मतलब यही हुआ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इमर्जिंग, या उसके अंदर डाइवर्जिंग भी हो सकता है, उसके अंदर जाने वाला या टोटल उससे निकलने वाला, वट एवर। ठीक है, बट कुल मिलाकर के बात यह है कि उससे निकलने वाला टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल किसके होगा? वो इक्वल होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। जितने भी चार्ज उस सिस्टम के अंदर, जितने भी चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ रहा है, उस टोटल चार्ज का हम लोग समेशन कर देंगे, नेट चार्ज निकाल देंगे। उस नेट चार्ज को 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो वैल्यू होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू के इक्वल। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट डी एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसका जब हम लोग सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो साइन दे रहा है एक क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है। तो बेसिकली इसको जब हम लोग क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उससे निकल निकल रहा है उसको अगर हम लोग काउंट करते हैं तो वो इक्वल होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ द टोटल चार्ज। जो भी चार्ज है उसमें Q1 Q2 Q3 सो ऑन, सभी चार्ज को हम लोग सम अप कर देंगे, सभी चार्ज का समेशन निकाल देंगे और उस चार्ज को हम लोग 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। तो ये एक बेहतरीन स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों के हर फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हर एक फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए यूज में आ सकता है। अब इस फॉर्मूला को सबसे पहले प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर ये फॉर्मूला हम लोग जस्टिफाई कर रहा कि नहीं कर रहा, क्योंकि ये अलग ही तरह का स्टेटमेंट है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना कुलॉम्स लॉ से। कुलॉम्स लॉ बेसिकली देता है क्या? दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने कोई एक फील्ड डेवलप किया था। उस फील्ड जो भी एक चार्ज की वजह से डेवलप हो रहा था, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर हम लोगों ने फील्ड इंटेंसिटी निकाला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल के बारे में बहुत सारे टॉपिक कवर किए, लेकिन उस टॉपिक के अंदर कहीं पर भी ये स्टेटमेंट का यूज नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि उन टॉपिक्स को हम लोग पहले कवर किए एज पर द कुलॉम्स लॉ। बाद में ये गॉस थ्योरम ने एक अपना थ्योरम दिया, जिसके बाद वो जो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी थी, वो सारी चीज़ें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही, ये हमें चेक करना बेहद ज़रूरी है। तो सिंपल छोटे छोटे लॉज को हम लोग प्रूफ करेंगे कूलॉम्स लॉ के जरिए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम को वेरीफाई कर देंगे कि गॉस थ्योरम सही है। ठीक है,
तो प्रूफ पढ़ते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर स्फेरिकली सिमेट्री सरफेसेस। ठीक है, ये एक डायग्राम है जो कि स्फेरिकल है, सिमेट्रिक है, कोई एक चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, इसके चारों तरफ इसका जो सरफेस है यहाँ से इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, बिकॉज एक स्फेरिकल सरफेस है। ओके, अब इस सरफेस के लिए हम लोग ये तो जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगा, और वो फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, 1/4πε0 q/r²। मतलब इससे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो वेक्टर E है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 q/r²। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर एक पॉइंट पर सेम होगा, सिमेट्रिकल होगा हर पूरे सरफेस के लिए। तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे निकल रहा है या टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इससे निकल रहा है, उसको अगर सम अप करना चाहें तो हम लोगों को बेसिकली क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक स्मॉल पार्ट के लिए डी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो स्मॉल पार्ट के लिए हम लोग डी जो निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, ds वेक्टर के साथ। मतलब जो एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हम लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इस वाले सरफेस से, इस स्मॉल सरफेस से बाहर निकल रहा है। चलिए, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू यही है, फील्ड इंटेंसिटी के 1/4πε0 q/r²। और डायरेक्शन कौन सा है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ निकलने वाला डायरेक्शन है, मतलब रेडियल डायरेक्शन है, यानी जो r है उसी के डायरेक्शन में है, तो r कैप डायरेक्शन में आ गया। बात कर लेते हैं एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर का भी जो डायरेक्शन है वो ds और उसके जो नॉर्मल होगा, मतलब सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर में होगा। तो सरफेस के में जो नॉर्मल वेक्टर होता है और जो रेडियल वेक्टर है वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हुआ जो r कैप है और n कैप है इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जब r कैप और n कैप का डायरेक्शन सेम है तो इसको रीअरेंज हम इस फॉर्म में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 1/4πε0 q ds/r² और आर कैप डॉट एन कैप। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की। आर कैप भी इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप भी इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर कैप डॉट एन कैप को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर है तो 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड तो वो भी यूनिट वेक्टर है तो 1, तो 1 × 1 और बीच में एंगल जो बन रहा है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ आर कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया हमारा इस सरफेस से निकलने वाला, वो फॉर्मूला हो गया अब 1/4πε0 q ds/r²। और ये जो है 1 ये तो हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज सेम वैल्यू आ गई। ओके, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू थ्रू दिस स्मॉल सरफेस। स्मॉल सरफेस से कितना हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकला, क्योंकि गॉस थ्योरम तो यही कहता है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, पूरे क्लोज्ड सरफेस में हमको टोटल सरफेस इंटीग्रल करना है, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और फिर उसको देखना है कि वो 1/ε0 जो उसके अंदर चार्ज है, जैसे इसके अंदर चार्ज q है तो उस q चार्ज के इक्वल हो 1/ε0 इंटू q के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे फ्लक्स को इंटीग्रेट कर, मतलब जो स्मॉल फ्लक्स आया उस पूरे सरफेस के अक्रॉस में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं इसको, डी का जो फॉर्मूला है उसको एज इट इज अगर यहाँ रखते हैं तो इसमें देखिए 1/4πε0 q/r², ये तो कांस्टेंट है, 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता ही है, चार्ज फिक्स्ड है इसके अंदर, और ये जो r जो लेंथ है, डिस्टेंस है, ये हर एक पॉइंट सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए ये सेम है, तो इसलिए r भी फिक्स हो गया, मतलब q/r² फिक्स हो गया। तो ओवरऑल ये सारे फिक्स्ड कांस्टेंट्स हो गए, और अंदर जो इंटीग्रेशन में हम लोगों को मिल गया वो क्या मिल गया, ds मिल गया। अब अंदर इंटीग्रेशन में जो ds मिला, इस पूरे सरफेस को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। और स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है, तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो उसी ds का इंटीग्रेशन बोलिए या उसके जगह पे हम लोग 4πr² लिख सकते हैं। तो 4πr² जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो r² और r² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4π, वो भी 4π और ये 4π कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बच गया हमारे पास 1/ε0
और Q। तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बाहर निकल रहा, या ये बोले कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल है फॉर द एंटायर क्लोज्ड सरफेस, याद रखना है कि ये सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है। तो एंटायर क्लोज्ड सरफेस के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला वो इक्वल किसके हुआ, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज, जितना चार्ज इसके अंदर था। तो इसके अंदर केवल Q चार्ज था, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ Q यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को मिल गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वेरी इजी, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने गॉस थ्योरम को हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना निकलता है, तो वो इक्वल होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी उसके अंदर है। इसी गॉस थ्योरम को हम लोग फिर से सरफेस के लिए प्रूव करते हैं। इस बार हम लोगों ने सिमेट्रिक सरफेस यूज किया था, अब थोड़ा सा अलग डिफरेंट शेप का सरफेस यूज करते हैं हम लोग। तो जब डिफरेंट शेप का सरफेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि सरफेस जो है वो क्लोज्ड ही होना चाहिए। जैसे पिछले बार भी स्फेयर था तो कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस था, इस बार भी शेप डिफरेंट है बट सरफेस इज स्टिल क्लोज्ड, सरफेस अभी भी क्लोज्ड है। और चार्ज इसके अंदर कितना रखा गया है, Q चार्ज रखा गया है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं एक स्मॉल पार्ट के लिए। तो जो हम लोग पिछले क्लास में सॉलिड एंगल के लिए पढ़ चुके थे वही फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो डी फाई इक्वल्स टू बेसिकली मिल गया हम लोगों को वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर, वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो, और ये जो ds है जो सरफेस है उसका नॉर्मल डायरेक्शन ये है, तो इसके साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा। तो इस कारण से इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, आर कैप स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला लिया। ds वेक्टर के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, ds वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ds एन कैप, एन कैप मतलब नॉर्मल टू द सरफेस एरिया जो डायरेक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखें कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और ds ये तो स्केलर वैल्यूज हैं, तो इसको अलग कर लेते हैं और आर कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जब हम इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो इस बार कंसिडरेबल होगा। पिछली बार जब हम लोग स्फेरिकल केस में जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो उस समय हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आर कैप और एन कैप दोनों डायरेक्शन सेम था, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई थी। इस बार आर कैप और एन कैप के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, इसलिए 1 इंटू 1 और cos थीटा ये रह जाएगा, यानी cos थीटा यहाँ पर बेसिकली हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो आर कैप डॉट एन कैप के जो वैल्यू है वो cos थीटा है, इसको यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो डी फाई का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds, और ये आर कैप डॉट एन कैप का वैल्यू cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर को हम लोगों को याद करना है। जब हम लोग पूरे, ये तो हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस स्मॉल सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जब पूरे क्लोज्ड सरफेस में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला इसके थ्रू, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें देखिए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। Q भी उसके अंदर जो चार्ज है वो फिक्स्ड है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स होता ही है। बच जाएगा ये आर स्क्वायर। पिछली बार स्फेयर के केस में जो सरफेस का जो डिस्टेंस था इस पॉइंट से वो हमेशा सेम था, इसलिए हम लोगों ने इस आर स्क्वायर को भी बाहर ले लिया था। बट इस बार ये आर स्क्वायर का जो डिस्टेंस, आर का डिस्टेंस जो है यहाँ से सरफेस का डिस्टेंस, वो हर पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर अगर इस सरफेस की बात करें तो डिस्टेंस काफ़ी कम है, जबकि इस सरफेस की बात करें तो ये आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो आर वेरिंग है अलग अलग पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए आर का भी बेसिकली इंटीग्रेशन होगा, तो उसको हम लोग अंदर ही कंसिडर करते हैं। और एक चीज़, अब यहाँ पर सॉलिड एंगल का यूज आएगा कि ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, याद कीजिए हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। फिर से उस स्लाइड की तरफ ले जाता हूँ मैं आपको। ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर क्या था, हमारा डी ओमेगा था, सॉलिड एंगल ही तो था। तो अब इस सॉलिड एंगल को ही हम लोग एक तरह से अगर इंटीग्रेट कर दें पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। अब क्लोज्ड सरफेस के लिए सॉलिड एंगल का इंटीग्रल कितना था ये भी याद कर लेते हैं। तो सॉलिड एंगल को जब हम लोग क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट किए थे तो फाइनल रिजल्ट आया था हमारा 4 पाई, ठीक है। तो टोटल जो सॉलिड एंगल है, टोटल सॉलिड एंगल है फॉर द क्लोज्ड सरफेस वो मिल गया हमें 4 पाई। तो 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो चाहे हम लोग एक सिमेट्रिकल सरफेस की बात करें, स्फेरिकल सरफेस की बात करें, या सिंपल किसी क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस की बात करें, किसी डिफरेंट शेप में भी रहे, तो भी वो प्रूफ गॉस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। बस ये चीज यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है कि ऐसा ना हो कि चार्ज को हम लोग इस सरफेस के ही किसी पॉइंट के ऊपर ले लें, तो उस केस में क्या होगा कि ये एक्चुअली में इस चार्ज को एनक्लोज कर ही नहीं रहा, तो उस केस में ये गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई करना है तो इस जो भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज लेंगे उसको कंप्लीटली एनक्लोज करना चाहिए। वो जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, वो कंप्लीटली उसको एनक्लोज करे, तब हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल जो उससे फ्लक्स बाहर निकलने वाला फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज। उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से हमने प्रूव कर दिया। और ओवरऑल इस वीडियो का, इस लेक्चर का थीम यही था कि हमें गॉस थ्योरम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि गॉस थ्योरम बेसिकली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल, या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वो इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स जो उसके अंदर नेट एनक्लोज्ड चार्ज है। जितना भी चार्ज रहे, इसके केस में प्लस क्यू चार्ज था इसलिए q/ε0 आया। अगर इसके अंदर 2-4 और चार्ज होते तो सबको हम लोग सम अप करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो माइनस भी करते हैं। तो टोटल सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है चार्ज का, उस चार्ज से हम लोग ε0 से डिवाइड दे देंगे, जो वैल्यू आएगी वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इससे बाहर निकलने वाला। तो आई होप गॉस थ्योरम आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिराइव करेंगे। एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।